नमस्कार दोस्तों, जीके जे डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा सेट प्रैक्टिस का 55 नंबर का क्लास है। तो आप लोग अगर नहीं देखे शुरुआत से तो जा कर के देखें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि भार का एसआई मात्रक क्या होगा, इनमें से क्या ग्राम होगा, किलोग्राम, न्यूटन या फिर डाइन। भार का एसआई मात्रक जो है वो क्या होगा। तो भार की बात कर ले तो भार का एसआई मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन होगा। क्या, तो न्यूटन होगा। और भार बराबर क्या होता है, तो ये वेट बराबर जो होता है, भार कहिए या फिर वजन कहिए, एम इंटू जी होता है। क्या होता है, तो एम इंटू जी, एम इंटू जी, जहाँ एम क्या है तो एम द्रव्यमान है और जी क्या है तो ये जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। और डाइन की बात कर ले तो ये बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है, यहाँ होना चाहिए, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है। ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है ऑप्शन। तो यहाँ होना चाहिए पहले बढ़ती है फिर घटती है, दोनों जगह बढ़ती लिखा गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है, तो ये क्वेश्चन जो है वो दरोगा मेंस में आया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो नियत रहती। क्या, तो नियत रहती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सोनार में जो है वो किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। सोनार में जो है वो किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार क्या होता है, तो सोनार जो होता है एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा पानी के अंदर स्थित वस्तुओं की दूरी तथा इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो उसमें कौन से तरंग का प्रयोग किया जाता है, क्या प्राध्वनिक तरंग या अवध्वनिक या रेडियो तरंग या फिर श्रव्य तरंग। तो ये सोनार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार में जो होता है वो किस तरंग का, तो ये प्राध्वनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्राध्वनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है कि किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होता है। किस प्रकार के बल्ब में जो है वो ऊर्जा सबसे कम होता है। क्या टंगस्टन फिलामेंट बल्ब में, या नियोन बल्ब में, या सीएफएल में, या एलईडी में। किस प्रकार के बल्ब में जो है वो ऊर्जा सबसे कम होता है। तो बात कर ले तो ऊर्जा सबसे कम जो होता है वो सीएफएल में होता है। किसमें, तो सीएफएल में होता है। सीएफएल में जो होता है वो ऊर्जा कम होने के कारण क्या होता है, तो ये जो होता है वो उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। इसलिए पढ़ने लिखने के लिए भी जो होता है ये बल्ब जो होता है ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा दुकान वगैरह में भी ज़्यादातर इसीलिए यूज किया जाता है, किसका, सीएफएल का। सीएफएल की बात कर ले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। एक होता है एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब जो होता है वो क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग, क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। ये जो होता है वो काफी मात्रा में क्या करती है, तो ये काफी मात्रा में जो होता है वो प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, जिससे जो होता है वो ये जो होता है सीएफएल की तुलना में इसमें जो है ऊर्जा ज्यादा मात्रा में रहती है, ठीक है। चलिए, अगला है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है। क्या रेडियो तरंग है, या ध्वनि तरंग है, या एक्स किरण है, या गामा किरण है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो अनुदैर्ध्य की बात कर ले तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण जो हो जाएगा क्या, तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है वो क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। बाकी ये सब क्या है, तो अनुप्रस्थ अंक का उदाहरण है।
ध्वनि तरंग के अलावे और कौन कौन सा, तो भूकंप आता है तो उस समय जो होता है उत्पन्न होता है तरंग, कौन सा तरंग होता है, तो भूकंप के दौरान या फिर विस्फोट वगैरह होता है तो वो वहाँ पे जो तरंग उत्पन्न होती है वो कौन सा तरंग होता है, तो ये भी अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है। तो क्या भूकंप तथा विस्फोट के दौरान जो विस्फोट के दौरान उत्पन्न तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कौन सी, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है किसके द्वारा, प्रकाश का प्रकीर्णन किसके द्वारा संभव है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब क्या, प्रकाश का फैल जाना। तो प्रकाश को क्या करते, क्या प्रिज्म के द्वारा या उत्तल लेंस के द्वारा या अवतल लेंस या फिर सामान्य दर्पण के द्वारा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन की बात कर ले यानी कि फैलाव, तो प्रकाश का फैलाव किसके द्वारा होता है, तो प्रिज्म के द्वारा होता है। प्रिज्म में जो होता है वो प्रकाश को एक नली के सहारे उसमें डाला जाता है, फिर प्रिज्म जो होता है उस प्रकाश को क्या करती है, तो 7 रंगों में विभक्त कर देती है। तो इसका फैलाव यानी कि प्रकीर्णन जो है वो किसके कारण हो सकता है, तो ये प्रिज्म के द्वारा संभव है। ठीक है, अगला है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो है क्या विद्युत वोल्टता सेल की या विद्युत शक्ति का या विद्युत धारा का या विद्युत ऊर्जा का, तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो है वो किसकी है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला है कि कैल्सिटेराइट किसका अयस्क है, कैल्सिटेराइट किसका अयस्क है, कैल्सिटेराइट क्या मैग्नीज का है, निकेल का है, टीन का है या इनमें से कोई नहीं। तो कैल्सिटेराइट किसका अयस्क हो जाएगा, तो कैल्सिटेराइट जो है वो टीन का अयस्क है, किसका, तो टीन का अयस्क है। निकेल की बात कर ले तो निकेल का क्या होता है, तो मिलराइट जो होता है वो इसका अयस्क होता है, क्या, तो मिलराइट इसका अयस्क होता है निकेल का। अगला है निम्न में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है, किस अभिक्रिया से जो है वो ब्लीचिंग पाउडर जो है क्या होता है, तो उत्पादित होता है, क्या क्लोरीन के चूना पत्थर से या क्लोरीन के जिप्सम से या फिर क्लोरीन के सोडियम कार्बोनेट से या क्लोरीन के बूझा चूना से, किस अभिक्रिया के द्वारा जो होता है ब्लीचिंग पाउडर को प्राप्त किया जाता है यानी उत्पन्न किया जाता है, तो किसके द्वारा, तो क्लोरीन के बूझा चूना, क्लोरीन के बूझा इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। अगला है कि कांच को हरा बनाने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है, कांच को हरा बनाने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है, क्या फेरस लवण या फेरिक लवण या क्यूपरस लवण या क्यूप्रिक लवण। तो कांच को हरा बनाने के लिए किस लवण का प्रयोग जो है वो किया जाता है, तो क्या, तो ये फेरस लवण कहिए या फिर क्या, तो फेरिक ऑक्साइड कहिए, FeO, फेरस लवण या फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। कांच को हरा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फेरस लवण या फिर फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए अगला है कि सबसे सक्रिय धातु कौन है, सबसे सक्रिय यानी कि एक्टिव, किसी के साथ जो होता है वो जल्दी क्रिया कर लेता है, तो सबसे सक्रिय धातु कौन है, क्या सोडियम है, फेरस है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है। तो इसमें जो है सबसे सक्रिय जो है वो पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद जो है वो सोडियम है, सोडियम के बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, पोटेशियम नहीं दे रखा है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, तो सोडियम हो जाएगा, अगर पोटेशियम रहता तो पोटेशियम हो जाता। तो सबसे पहले नंबर में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला में जो है वो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर क्या मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, क्या, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सब जो है वो सक्रिय तत्व है, क्या, तो सक्रिय धातु है, सक्रिय धातु है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? क्या टीन या फास्फोरस या जिंक या फिर सिलिकॉन? इनमें से कौन सा एक क्या है? तो धातु है। तो धातु की बात कर ले तो ये सिलिकॉन जो है वो एक धातु है। अगला है कि ट्राई बेसिक एसिड क्या है? ट्राई बेसिक एसिड क्या है? क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है या फास्फोरिक अम्ल है या फिर नाइट्रिक अम्ल है? ट्राई बेसिक एसिड क्या है? ट्राई बेसिक एसिड क्या है? तो ट्राई बेसिक एसिड के नाम से किसको जाना जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल को। किसको? फास्फोरिक अम्ल को। इसका फॉर्मूला की बात कर ले तो क्या होता है? H3PO4 होता है। H3PO4 होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो होता है, अगर कोई जंग लगा हुआ लोहा का वस्तु है तो उसको साफ सफाई करने में और दंत चिकित्सा में, मतलब कि दांत वगैरह की जांच करने के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो फास्फोरिक अम्ल का। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोग की बात कर ले तो ये जंग हटाने तथा दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि धातु जब अम्ल से क्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? धातु जब किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कौन सा गैस जो है वो उत्पन्न करता है? क्या क्लोरीन या अमोनिया या नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो धातु जब किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। क्या? हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। अगला है कि इनमें से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इनमें चारों में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है? क्या पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम? किसका जो है वो अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो बड़ा की बात कर ले तो किसका हो जाएगा? तब पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा का जो होता है वो अंतरकोशिकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये बड़ा होता है। और इसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? इसका कोशिका भित्ति जो होता है थोड़ा पतला टाइप का होता है। और किसका बना होता है? तो इसका कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। और इसमें क्या? तो इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है तथा कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाद या रिंग वर्म होने का दाद या फिर रिंग वर्म होने का क्या कारण है? दाद को ही क्या कहा जाता है? तो रिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या विषाणु के कारण होता है, कवक के कारण या शैवाल के कारण या जीवाणु के कारण? तो ये रिंग वर्म यानी कि दाद होने का कारण क्या होता है? तो ये जो होता है कवक। किसके कारण होता है? तो कवक के कारण ये होता है। ठीक है, अगला है कि मूली एक उदाहरण है। किसका? मूली किसका उदाहरण है? क्या शंकु रूपी मूसला जड़ का, तरकु रूपी मूसला जड़ का या श्वसन मूल रूपी मूसला जड़ का या कुंभी रूपी मूसला जड़ का? तो मूली एक किसका उदाहरण है? तो मूली जो है वो तरकु रूपी मूसला जड़ का एक उदाहरण है। किसका है? तो तरकु रूपी मूसला जड़ का। अगला है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? कौन सा एंजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित जीवाणु को मार देता है? तो कौन सा? क्या टाइलिन एंजाइम या लाइपेज या इरेप्सिन या फिर लाइसोजाइम? तो लाइसोजाइम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये मुंह में पाया जाता है। तो ये लाइसोजाइम नाम का एंजाइम जो है वो क्या करता है? तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है? तो नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला है कि रेशम किससे प्राप्त होता है?
रेशम जो है वो किससे प्राप्त होता है? क्या रेशम के कीड़े के अंडे से, या रेशम के कीड़े के प्यूपा से, या रेशम के कीड़े के लार्वा से, या स्वयं रेशम के कीड़े से? तो रेशम जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये सब क्वेश्चन जो है एकदम इम्पोर्टेंट है। तो ये रेशम जो होता है वो रेशम के कीड़े के प्यूपा अवस्था से, ये जो है वो ये सब क्या है? तो अवस्था का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो किस अवस्था से? तो लार्वा प्यूपा अवस्था से प्राप्त किया जाता है। अगला है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है वो सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता यानी कि सबके ब्लड जो है वो देता है, लेकिन किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो ये क्या ए बी या ए बी या ओ? तो ओ को क्या कहा जाता है? तो ओ को जो है वो क्या कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है सर्वदाता। क्या? तो सर्वदाता। और ए बी को क्या कहा जाता है? तो सर्वग्राही कहा जाता है। क्या? तो सर्वग्राही कहा जाता है। सब सर्वग्राही। रक्त की बात कर ले तो रक्त के कितने ग्रुप होते हैं? तो रक्त के 4 ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ होते हैं। ए बी और ओ होते हैं। और रक्त की खोज किसने किए थे? तो लैंडस्टीनर एंड बीनर ने 1900 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला है कि संतरे किसका प्रबल स्रोत है? संतरा जो है वो किसका प्रबल स्रोत है? मतलब क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, या वसा, या प्रोटीन, या विटामिन? संतरे जो है वो किसका प्रबल स्रोत है? तो संतरा की बात कर ले तो संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये किसका हो जाएगा? तो विटामिन का। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो संतरा में विटामिन सी के अलावे जो है लोहा भी पाया जाता है, और क्या? तो इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, ठीक है। लोहा और पोटेशियम भी। पोटेशियम भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोग मच्छर से नहीं होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर से नहीं होता है? क्या डेंगू बुखार, या मलेरिया, या फाइलेरिया, या घेंघा? तो ये घेंघा रोग जो होता है वो किसके कारण? तो मच्छर के कारण नहीं होता। ये नमक की कमी, घेंघा रोग जो होता है वो कहाँ होता है? तो गला में थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसको? तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिसे अगर घेंघा रोग होता है तो क्या कहता है कि गलसुआ हो गया, यानी कि गला जो है वो फूल जाता है। इसलिए ये जो होता है वो किसके? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला है कि दंत क्षय का क्या कारण है? यानी कि दांत का जो क्षरण होता है वो किसके कारण होता है? क्या विषाणु के संक्रमण के कारण, या प्रदूषित जल के कारण, या बैक्टीरिया जनित संक्रमण, या फिर वंशानुगत कारण से? तो दंत क्षय के कारण जो है वो इनमें से क्या है? तो दंत क्षय के कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। क्या होता है कि दांत वगैरह में जो होता है वो छोटा छोटा बैक्टीरिया, जीवाणु जो होता है वो अपना घर बना लेता है। अगर उसको साफ सफाई नहीं कीजिएगा अच्छे तरीके से तो क्या होता है? तो वो क्षरण करने लगता है धीरे धीरे, यानी दांत को सड़ा देता है। अगला है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है वो किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? क्या टिटेनस के, या ट्यूबरकुलोसिस के, या टाइफाइड के, या फाइलेरिया के? तो ये एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है वो किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये टिटेनस के। किसके? तो टिटेनस के जो होता है वो रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन की इंजेक्शन दी जाती है। टिटेनस को क्या कहा जाता है? तो लॉक जाओ के नाम से भी जाना जाता है। लॉक जा। इसमें क्या होता है? तो जबड़ा जो होता है वो एकदम बंद सा हो जाता है। खतरनाक बीमारी है एक टाइप का। इसके अलावे जो होता है वो एंटीटॉक्सिन की जो होता है इंजेक्शन और किस किस में दिया जाता है? किस किस बीमारी में? तो पेचिस में भी दिया जाता है, डिप्थीरिया में भी दिया जाता है, और बोटुलिज्म नाम का कोई बीमारी होता होगा उसमें भी जो होता है वो क्या दिया जाता है? तो ये एंटीटॉक्सिन नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो आज का 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आप लोग को सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें और
आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।